अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ीशान हुसैन आदिल, एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर। आज का हमारा टॉपिक क्वेश्चन के ऊपर है और क्वेश्चन ये है कि जज किस तरह से बना जाए, जज बनने का तरीकाकार क्या है, किस तरह से तैयारी की जाए वगैरह वगैरह। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिसकी वजह से आप जज बन सकते हैं और जो क्राइटेरिया होता है उसको आप फुलफ़िल कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो सबसे पहले जो तरीकाकार ये है जो सिविल जज के एग्ज़ाम्स के लिए है वो ये है कि आपके जो 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। और 2 साल के एक्सपीरियंस होने के बाद जिसमें लॉ तो ऑफ कोर्स आपने किया हो, लाइसेंस हो आपके पास 2 साल का और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, तो कीप इन योर माइंड फर्स्ट थिंग कि आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये ना हो कि कागज़ों में हो, आपको एक्चुअल में काम आता हो, सारे का सारा काम आता हो। ये अलग बात है कि आपके हाथों से वो एक्चुअल में गुजरा ना हो, लेकिन आपको सब कुछ पता तो होना चाहिए। कैंसिलेशन ऑफ एफआईआर है, आपको नहीं पता, नहीं आपके पास केस है, डज नॉट मैटर। मजिस्ट्रेट के पास जाएं, वहाँ पर कितने कैंसिलेशन ऑफ एफआईआर के केसेस हुए होते हैं आप उसको देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं। नॉलेज पर्पस की खातिर आप उसको देख सकते हैं। तो कैंसिलेशन ऑफ एफआईआर, इसी तरह से क्वैशमेंट का है, और जो आपके दूसरे कलीग्स हैं उनसे आप मांग सकते हैं कि जी मुझे बता दें, मुझे दिखा दें। तो जब आप उसको प्रैक्टिकली देख लेंगे तो इस तरह से आप ये चीज़ों को भी आपका एक एक्चुअल एक्सपीरियंस के वेरी क्लोज होंगे कि मैंने उन सारी चीज़ों को पढ़ा है। 2 साल का आपका मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरी जो चीज़ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको जजमेंट्स पढ़ना आनी चाहिए। जजमेंट्स पढ़ें, क्योंकि मैंने ड्यूरिंग राइटिंग बुक्स बहुत सारी जजमेंट्स पढ़ी हैं, बहुत ज़्यादा जजमेंट्स पढ़ी हैं। तो उससे ये है कि मैं बहुत फास्टली पढ़ सकता हूँ, या कोई भी जो सीनियर लॉयर आप उससे पूछेंगे वो यूं करके जजमेंट पढ़ेगा, जजमेंट लिखवा भी देगा। उसकी ड्राफ्टिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके पीछे एक पूरा एक ओशन होता है नॉलेज का। तो आप जजमेंट्स बहुत पढ़ें, उससे होगा क्या कि आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगी, रीडिंग स्किल्स जो हैं वो भी आपकी इम्प्रूव होंगी, और प्लस जो है आपको जो वकालत में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी, क्योंकि जब आप अपने प्लीडिंग करेंगे डॉक्यूमेंट्स की तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस चीज़ को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें कि आप कोई गाइड से पढ़कर या कोई की नोट्स लेके या दूसरी चीज़ों से आप जज बन जाएंगे, या बन भी गए, या अच्छे तरीके से अपने पोस्ट के साथ जस्टिस कर पाएंगे। तो जजमेंट्स पढ़ें। जजमेंट्स के लिए जो आपके जो टॉप के रिसाले हैं वो आप ले लें। ज़रूरी नहीं है कि आप 10 के 10 जर्नल्स लें, वो लॉ जर्नल्स ख़रीदें। आप 1 या 2 कोई भी आपकी पसंद का है जिसमें केसेस आते हों जर्नल नेचर के, आप उनको ले लें और उनको पढ़ें। और 2-3 साल जब आप उसको पढ़ेंगे तो मेरा ख्याल है वो काफ़ी होंगे। फिर उसके बाद तो आपको प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बेसिक जो आपकी रिक्वायरमेंट है मिनिमम आप 2 साल तक लॉ जर्नल्स को ज़रूर पढ़ें। डू नॉट बाय गाइड्स, गाइड से बिल्कुल भी तैयारी ना करें। आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मारेंगे अगर आप गाइड से तैयारी करेंगे। इसी तरह जो जिन लड़कों ने लॉ कॉलेजेस में गाइड से तैयारी की होती है उनको प्रैक्टिकल जो है प्रैक्टिस में आके बड़ी डिफ़िकल्टी होती है, उनसे बेयर एक्ट नहीं पढ़ा जाता। तो गाइड का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। एक सेइंग है, इजी कम इजी गो। जो चीज़ बहुत आसानी से आप समझ जाते हैं वो बहुत ही आसानी से आपको भूल भी जाती है। अगर आप अपने खुद नोट्स तैयार करेंगे स्टैचूट लेके और उनको पढ़ेंगे और उनमें से जो की पॉइंट्स हैं उनको आप राइट डाउन कर लेंगे तो वो आपकी एक पर्सनल प्रॉपर्टी बन जाएगी, और इंसान को ऑटोमेटिकली अपनी बनाई हुई चीज़ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। तो अपने नोट्स खुद बनाएं। ये जो रेडीमेड जो चीज़ें हैं ये कभी भी फिट नहीं आती, चाहे वो कपड़े हों या कोई और चीज़ हो। जो आपकी बिल्कुल आपको फिट कर चीज़ लगती है उसके हिसाब से नोट्स बनाएं जो आपको अंडरस्टैंड करें। मिसाल के तौर पर अगर एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन आया तो आपको पता हो कि मेरे नोट्स में किस तरह से लिखा था, क्या स्टाइल था, मेन क्या पॉइंट्स थे, वो सारे आपके जहन में होने चाहिए। तो अपने नोट्स खुद बनाएं। प्लीज़ डोंट बाय रेफरेंसेस जो हैं ये आपको इस जुडिशरी के एग्ज़ाम से भगा देंगे, आप डिसहार्ट हो जाएंगे। रेफरेंसेस इतने ख़तरनाक हैं। कुछ रेफरेंसेस जो बड़े बड़े यहाँ पे राइटर्स हैं वो आपके लिए कभी भी नहीं लिखते कि आप उससे जुडिशरी के एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। वो लॉयर्स के लिए लिखे जाते हैं
कि उनके पास मैक्सिमम केस लॉ हो जो उनको सूट करता हो, लाइब्रेरी में जाएं, उसको देखें और फिर वो जज के सामने पेश कर दें। तो उस तरह की बुक से बिल्कुल बचें, वो आपके लिए बड़ी ख़तरनाक बुक्स हैं। आप समझेंगे, मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मैंने SRA कंपाइल की है बुक, तो मेरे हिसाब से 10 या 15 आप सवाल लगा लें SRA के बन सकते हैं, इससे ज़्यादा सवाल नहीं बन सकते। लेकिन अब जब आप बाहर जाएंगे, जो कोई किसी अच्छे ऑथर की बुक मांगेंगे, तो जो लॉयर्स हैं वो तो अपने हवाले से बता देंगे कि ये अच्छी बुक है, ये रेफरेंसर अच्छा है, लेकिन जब आप उससे तैयारी करेंगे वो आपकी किसी काम नहीं आएगी। आप मिसलीड हो जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आपकी वो तैयारी नहीं हो पाएगी और आप समझेंगे कि ये अच्छी किताब है और इसमें इतना मटेरियल है, लेकिन वो आपके जुडिशरी एग्ज़ाम के हवाले से नहीं होता, वो लॉयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है या जजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। किसी स्पेसिफिक प्रोपोजिशन को हल करने के लिए रेफरेंस इसलिए दिया जाता है कि ये जो हम काम करने जा रहे हैं, ये डिसीजन देने जा रहे हैं, इसी तरह से लॉ को पहले भी अप्लाई किया जा चुका है टाइम को बचाने के लिए, और ज़्यादा एक जजमेंट में पावर आ जाती है। लेकिन जो जुडिशरी के एग्ज़ाम्स में किसी और तरीके से सवालों को पूछा जाता है, और जो लीडिंग केसेस के हवाले से है, वो लीडिंग जो लॉ जर्नल है, मैं नाम नहीं ले सकता, जो लॉ जर्नल है जो बहुत पुराने चलते आ रहे हैं उन पे आप सपोर्ट करें, क्योंकि लीडिंग केसेस उन्हीं में आते हैं। मैं नाम नहीं ले सकता, तो आप समझें जो बहुत पुराने लॉ जर्नल्स हैं उनको आप रिलाय करें, उन्हीं को आप पढ़ें, तो आपको बहुत ज़्यादा लॉ पे ग्रिप हो सकती है और मिसलीड नहीं होंगे, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे कि ये SRA है इतनी मोटी बुक है, या CRPC है इतनी मोटी बुक है। जो भी सब्जेक्ट्स हैं, मैं क्योंकि मैंने बुक्स लिखी, मुझे पता है जो बहुत कम सवाल बनते हैं और बहुत ही कम जजमेंट्स होती हैं जो लीडिंग जजमेंट्स होती हैं, और उन्हीं को आगे से 10-15 हज़ार जजमेंट्स में फॉलो किया होता है। कोई नई बात नहीं होती, बस फैक्ट्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं, इसलिए उसको पब्लिश कर दिया जाता है कि इससे रिलेटेड को फैक्ट्स हों तो फिर ये होगा। लेकिन वो लॉयर्स के हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जुडिशरी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसमें उस तरह की जुरिस्प्रूडेंस डिस्कस नहीं की जाती। जो बेसिक जुरिस्प्रूडेंस है वो लीडिंग केसेस में ही होती है। तो कीप इन योर माइंड जो बुक्स बड़ी बुक्स हैं उस पर आप उसकी वजह से बिल्कुल भी डरे ना कि इतनी मोटी बुक्स हमें पढ़नी पड़ेंगी। स्टैचूट से और जो बेसिक लीडिंग केसेस हैं उनमें से आप अपने क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। फ्रेंड्स, लॉ करने के बाद जो है, मैंने जब लॉ कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया तो मुझे जुरिस्प्रूडेंस को पढ़ाने का मौका मिला। तो मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर लॉ में कोई सब्जेक्ट है इंग्लिश लॉ में, तो वो बेसिक सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, वो जुरिस्प्रूडेंस है। जिसको जुरिस्प्रूडेंस के ऊपर कमांड है वो हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से एलैबोरेट कर सकता है। तो आप जो जुरिस्प्रूडेंस है उस पर अपनी ग्रिप करें। अगर आप कहेंगे तो मैं जुरिस्प्रूडेंस के ऊपर कोई 10 से 12 लेक्चर्स हैं वो बना दूंगा, क्योंकि वही चीज़ है तमाम लॉ के इर्द गिर्द वो घूमती है और वो आपको एक मास्टर ऑफ लॉ बना देगी। अगर आपको जुरिस्प्रूडेंस के ऊपर कमांड है तो आपकी जो विजडम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जुरिस्प्रूडेंशियली आप का नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जुरिस्प्रूडेंस के ऊपर मेन फोकस करें कि जितनी भी ये जो ब्रांचेस आपको लॉ की नज़र आ रही हैं, TP है, कॉन्ट्रैक्ट है, CPC है, दूसरी चीज़ें हैं, इनके जो मेन प्रिंसिपल हैं ये एक्सट्रैक्ट हुए हैं जुरिस्प्रूडेंस के ऊपर, जुरिस्प्रूडेंस से। तो जुरिस्प्रूडेंस के ऊपर आपको अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए, आपको कोई भी सवाल हैंडल करने में बड़ी आसानी हो सकती है। फ्रेंड्स, एक बात आप याद रखें कि मैं हमेशा कहता हूं कि आप जो भी काम करें वो आपका पैशन होना चाहिए। तो ये एक स्प्रिंट होती है, उसमें जो 100 मीटर रेस होती है और जो बहुत तेज़ दौड़ता है वो उसमें विनर हो जाता है। लेकिन एक मैराथन होती है जिसमें कई घंटे जो है दौड़ना पड़ता है, लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए होती है और उस तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो लॉ की जो जुडिशरी का एग्जामिनेशन है ये जो है ये स्प्रिंट नहीं है, 100 मीटर रेस नहीं है कि आपकी 10 सेकंड में या 15 सेकंड में ख़त्म हो जाएगी, या जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि 2 साल में आप जज बन जाएंगे, इम्पॉसिबल। तो आपको मैराथन के लिए, लंबी रेस के लिए तैयार रहना है। मोस्ट जो है करेक्ट चीज़ मैं ये कहूँगा कि आपका जो है ना ओढ़ना बिछोना लॉ होना चाहिए। क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें आप सिविल जज के लिए क्वालिफाई नहीं करते तो बहुत सारे आप एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के लिए कर सकते हैं, इवन हाई कोर्ट के लिए आप कर सकते हैं क्वालिफाई। बहुत सारे जिस तरह आपकी एज बढ़ती है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है
और तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती चली जाती हैं। तो आपने अपने आप को मैराथन के लिए तैयार करना है। और फ्रेंड्स, ये एक पर्सनल बात है जो कि मैं पर्सनली समझता हूँ और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप जौन से भी एग्ज़ाम्स, जिस भी एग्ज़ाम्स में आप अपेयर हो रहे हैं, जिसके लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज़ अपनी, जिस तरह कि मैंने बताया मैराथन है, लंबी रेस है, अपनी प्लीज़ मैट्रिमोनियल लाइफ को या पर्सनल लाइफ को ना रोकें इस चीज़ की खातिर। गेट मैरिड, जुडिशरी के एग्ज़ाम्स के लिए या CSS एग्ज़ाम्स के लिए, वट एवर, गेट मैरिड, क्योंकि जो मैरिज है इसका जो क्रिएटिविटी के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है, ये किसी लेक्चर में मैं बताऊंगा। तो गेट मैरिड ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी, आपकी जो मैरिज मैट्रिमोनियल लाइफ है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि जी पहले हम स्टैंड हो जाएं, फिर हम जाके पास होने के बाद फिर कोई बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म का जो हमें रिश्ता मिल जाएगा, फिर हमारी लाइफ फैंटास्टिक हो जाएगी। इस तरह ना करें, ये अपने साथ जुल्म ना करें। अपनी हर चीज़ को साथ साथ लेके चलें, मैट्रिमोनियल लाइफ को, पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को, हर चीज़ को साथ लेके चलें। कामयाब वो है जो हर फील्ड में अपने आप को बैलेंस रखता है, ना कि वो शख्स है जो सिर्फ एक ही एरिया में कामयाब है, प्रोफेशनल लाइफ में कामयाब है, लेकिन पर्सनल लाइफ में वो तबाह हाल है। जिस तरह कि मैंने एक लेक्चर बनाया था, अ लॉयर हु सोल्ड हिज फरारी, वो वकील जो था उसने अपने प्रोफेशनल लाइफ की वजह से उसकी फैमिली तबाह हो गई, उसकी बीवी को डिवोर्स हो गई, उसका घर बार तबाह हो गया, उसकी हेल्थ डिस्ट्रॉय हो गई, और अल्टीमेटली उसने जब हेल्थ नहीं रहती तो फिर कुछ भी नहीं रहता। उसने फिर प्रोफेशन को भी खैर बात कह दिया था। तो अपनी हेल्थ के हवाले से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि मैरिज का आपकी हेल्थ के साथ बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है। तो अपनी मैट्रिमोनियल लाइफ को डिस्टर्ब ना करें, शादी करें, इट विल हेल्प यू बहुत ज़्यादा तरीके से। मैं बता नहीं सकता, लेक्चर कहीं से कहीं निकल जाएगा। तो अपनी जो शादी को मत रोकें, क्योंकि 25 के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आपको बस शादी कर लेनी चाहिए। ये नहीं कि 30, 35 और ये वो जितने भी एक्सक्यूज़ेस बनाते चले जाएंगे वो आपको अच्छे लगेंगे, क्योंकि आप उसके लिए आर्गूमेंट्स कर रहे हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग आप आर्गूमेंट्स ला सकते हैं। लेकिन एज फैक्टर मैरिज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 35 तक जो है जुडिशरी एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो 35 तक आप वेट नहीं कर सकते कि मैं वो करूँगा। और एक और मैं आपको बात बताऊँ, इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है जब आप किसी को बताते हैं कि जी मैं लॉयर भी हूँ और मेरे बच्चे भी हैं, मेरी फैमिली भी है, मैं उनको भी सपोर्ट कर रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ। तो इससे एक जो सामने वाला जो शख्स होता है वो कहता है ये कितना जिम्मेदार शख्स है, अगर हम इसको अपॉइंट कर भी लेते हैं तो उसके छोड़ के जाने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये बाल बच्चेदार आदमी है। आपने अक्सर सुना होगा बाल बच्चेदार आदमी जिम्मेदार आदमी है, क्योंकि जब एक कोई भी ऑफिसर या कोई किसी को भी अपॉइंट किया तो उस पर काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट हो चुकी होती है। अगर वो कोई कहे मैंने जॉब नहीं करनी तो गवर्नमेंट को, जो एम्प्लॉयर है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि उसने उस पर उसकी ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया होता है। तो जो मैरिज है ये इस चीज़ को बताती है कि यू आर ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन और पूरे घर की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। और इन तमाम जिम्मेदारियों के बावजूद आपने अपने आप को प्रिपेयर किया है, अपने आप को हर शोबे में मनवाया है। तो ये मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी भी इस पे बात की जाए कम है। और ये आपकी क्रिएटिविटी को इन्हांस करती है, क्रिएटिव पावर्स को इन्हांस करती है, डिटर्मिनेशन आपका बढ़ाती है, क्योंकि आप अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं बजाय कि अपने कि इंसान कहता है कि मेरे बच्चों को आसाइशें मिले, उनको अच्छा एक मकाम मिले वगैरह वगैरह। तो गेट मैरिड, डोंट वेट कि आप जुडिशरी के एग्ज़ाम पास होने के बाद आप शादी करेंगे। अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बी फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली फिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो लॉयर है जितना ज़्यादा आगे जाता है, जितना ज़्यादा बढ़ता चला जाता है, उसका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाता है, उसकी डिमांड बढ़ती चली जाती है। एक सेइंग है कि जो लॉयर शुरू में जो अपना एडवाइस है वो जो $5 की बेचता है, उसको सेल करता है, वही जो उसकी सेम वही एडवाइस होती है, उसकी एज बढ़ चुकी होती है, तो लोग ये समझते हैं इसके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो वही जो है वो $500 की वही एडवाइस होती है सेम। तो एज फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जो भी इस प्रोफेशन में हैं, लॉ जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अपनी एज को बहुत ज़्यादा अच्छा रखें।
स्ट्रेस वाला प्रोफेशन है, आपने मैनेज करना है किस तरह से अपनी आपने जो हेल्थ है उसको मेंटेन रखना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने बता दिया है कि मैं जो स्ट्रेस को किस तरह से मेंटेन करता हूँ। इस प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है ऑटोमेटिकली, जब काम होता है तब भी, नहीं होता तब भी स्ट्रेस आ जाता है। तो स्ट्रेस को मेंटेन करने का जो तरीका है वो मैंने बताया हुआ है। शॉर्टली मैं ये बताता हूँ कि आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ आपकी होनी चाहिए, मेंटल आपका फूड होता है, जो पॉजिटिव मोटिवेशन है वो आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप इस मैराथन जो है इसमें भागते रहें कंसिस्टेंसी के साथ और आपको कोई भी बीच में रुकावट ना आए। तो कीप इन योर माइंड आपकी फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअली भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। किसी भी आप फील्ड में चले जाएं, अगर कोई शख्स जो है रूहानी तौर पे बीमार है तो उसके करप्शन करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके ऊपर भी हम किसी लेक्चर पे बात करेंगे। जो दो तरह की करप्शन होती है, पहली होती है इंटरनल और दूसरी होती है एक्सटर्नल। इसके ऊपर हम डिटेल से कभी किसी लेक्चर में बात करेंगे। जो आपने बड़े बड़े जो ऑफिसर्स को करप्शन करते हुए देखा है वो इसी तरह के पहले वो स्पिरिचुअली वीक हो जाते हैं, फिर वो बाहर उनकी करप्शन नज़र आना शुरू होती है, क्योंकि उनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग विल नहीं होती कि वो अपने आप को रेजिस्ट कर सके जो उनको टेम्पटेशन दी जा रही होती हैं। तो अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर आप वकालत में भी हैं तब भी आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी, और अगर आप वकालत में जुडिशरी में हैं तब भी आपको उसका फ़ायदा देगी। किसी और प्रोफेशन में भी है तो आपको फ़ायदा देगी, क्योंकि आपको जब एक्सपीरियंस बढ़ता है तो अपनी सेहत का ख्याल रखें। जुडिशरी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब मैं बुक्स लिखता था तो 8, 10, 12 घंटे, 14 घंटे जब बैठना पड़ता है मुसलसल, तो ऑटोमेटिकली रात को फिर नींद नहीं आती थी। मुसलसल बैठने के बाद रात को नींद नहीं आती थी, भूख नहीं लगती थी, और किसी ख़ास स्पेसिफिक पार्ट में कोई पेन होना शुरू हुई थी। मुसलसल एक बॉडी पोस्चर अगर आपका गलत है तो आपको कमर में पेन निकल सकती है, तो आपका बॉडी पोस्चर भी अच्छा होना चाहिए। तो ये फिर मुझे सोने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम था वो ये था, मैं रनिंग करता था, अभी भी रनिंग करता हूँ, लेकिन अब क्योंकि टाइम कम होता है तो रनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर प्रैक्टिस आपकी कम है, जिस दिन आप नहीं करते उस दिन आप रनिंग करें, जो भी आपको एक्सरसाइज सूट करती है वो करें, फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। याद रखें जो हमारा जो ब्रेन है इसको ये 2-4 घंटे में अपनी जो रिकवर कर लेता है एनर्जी जो है, लेकिन जो है हमारी जो बॉडी है इसको 6 से 8 घंटे मुसलसल चाहिए इसको कंप्लीट रेस्ट के लिए। और रेस्ट की भी टाइमिंग होती है, ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा रात को देर तक जागें और फिर वो रिकवरी टाइम नहीं होता बॉडी का। खैर ये एक अलग चीज़ है। तो अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें इन वेरी शॉर्ट, क्योंकि जान है तो जहान है, नहीं तो अगला जहान है। याद रखें कोई भी एम्प्लॉयर होगा वो कभी भी किसी बीमार को अपने मुलाजमत में नहीं रखेगा, क्योंकि बीमार शख्स को मुलाजमत में रखने का नुकसान ही नुकसान है। उसकी छुट्टियां बहुत ज़्यादा होंगी, वो एक लाइबिलिटी बन जाएगा। तो उल्टा सरकार को या एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा कि यार ये तो बीमार हमने शख्स भर्ती कर लिया है। तो अपनी सेहत को बहुत ज़्यादा मेंटेन रखें, इससे आपकी वकालत भी चलेगी, या आप जो भी प्रोफेशन में जा रहे हैं। अब तो हम जुडिशरी की बात करें तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आपको फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली फ़िट रहना पड़ेगा अगर आप इस मैराथन में दूर तक भागना चाहते हैं, इसमें कामयाब होना चाहते हैं। इन दी एंड द मदर ऑफ़ एवरीथिंग, जो भी आप काम करते हैं, इंटेंशन। अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है तो बिलीव मी आप बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। इंटेंशन आपकी क्या होनी चाहिए जुडिशरी के एग्ज़ाम्स में पास होने के लिए, या किसी भी एग्ज़ाम में, या इवन प्रैक्टिस में प्रोफेशन में कामयाब होने के लिए, लॉ के प्रोफेशन में। इंटेंशन अगर आपकी ये है कि मैं एक लड़के से मेरा इंटरव्यू हुआ तो मैंने उससे पूछा कि आप जुडिशरी के एग्ज़ाम्स क्यों देना चाहते हैं, तो उसने कुछ अच्छी बात तो अपनी तरफ से की, लेकिन मुझे वो अच्छी नहीं लगी। उसने कहा जी बड़ा टैका होता है गांव में और लोग इज़्ज़त करते हैं, डरते हैं, गन मैन वगैरह वगैरह इस तरह की बातें की। प्रोटोकॉल उसने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मुझे उसकी सोच पे बड़ा दुख हुआ कि इसने किस तरह की बातें कर दी। अगर आपकी ये सोच है तो मेरे हिसाब से आपको जुडिशरी के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी नहीं करनी चाहिए। आपकी इंटेंशन ये होनी चाहिए कि या अल्लाह ताला मैं तेरे बंदों के लिए अच्छा काम करूँगा, और चाहे मैं वकालत में हूँ चाहे मैं जुडिशरी में हूँ, तो मुझे तू स्ट्रेंथ अता फरमा, नॉलेज अता फरमा। तो फिर अल्लाह ताला बंदे को जो है वो ताकत अता फरमाते हैं, उसको जो नॉलेज इज़ द ग्रेटेस्ट पावर ऑन द यूनिवर्स। इल्म की और अमल की ताकत से जो है वो अल्लाह ताला नवाजते हैं, क्योंकि
हर जगह जो वैकेंसीज़ होती हैं, जिस तरह अच्छे लोगों की हर डिपार्टमेंट में ज़रूरत होती है, तो आपकी इंटेंशन अच्छी हो। याद रखें, कायनात में जो चीज़ जो फलती फूलती है, आपने जहाँ पे भी चले जाएं, सिर्फ वो चीज़ फले फूलेगी जो इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाती है। अगर आपकी इंटेंशन इंसानियत को, इंसानों को फ़ायदा पहुँचाने की है, तो आप डेफिनेटली किसी अच्छे मकाम पर ज़रूर चले जाएंगे। लेकिन अगर आपकी जो इंटेंशन है प्रोटोकॉल के नाम पर दहशत फैलाना है लोगों में, गरीबों पे, तो मेरी दुआ है कि जिसकी इस तरह की इंटेंशन में कभी कामयाब ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली जो गरीब लोग सताए हुए होते हैं उनके ऊपर इस तरह की दहशत फैलाना, या जो भी इवन कोई पावरफुल भी है उसको भी इस तरह से, ये एक बहुत ही फजूल सी सोच है अगर आप इस तरह के बारे में सोचते हैं। जो मेन इंटेंशन होना चाहिए वो अल्लाह और अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत आपके अगर मेन इंटेंशन है, तो यकीन करें आपको बहुत अच्छा मकाम मिल सकता है सोसाइटी में, और ये बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है। इस पर आपको पता है कि अच्छाई की एक बहुत सारी नेमतें आपको मिलती हैं लाइफ में। तो इंटेंशन अपनी बहुत ज़्यादा अच्छी करें, आप देखें आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा बरकत आ जाएगी, आपकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से चलेगी कि आप किसी और चीज़ के बारे में सोचना ही भूल जाएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स थे। इसके अलावा जो एक मैं चीज़ ऐड कर देना चाहता हूँ कि अपनी जो राइटिंग स्किल्स है, लिखना, इसको देखें, ये मसल्स हैं, हाथ के मसल्स हैं, ये सारे के सारे ये मसल्स हैं आपके। आप ब्रेन से हाथ तक आने में आप कितना टाइम लगता है चीज़ों को आने में, तो ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप फास्टेस्ट आपकी स्पीड होनी चाहिए। बहुत सारे लॉयर्स हैं, बहुत अच्छा उनके वो एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं, बट उनकी राइटिंग पावर नहीं है। अगर आपकी राइटिंग पावर नहीं है तो फिर अगेन आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप रोज़ाना कम से कम 1.5 से 2 घंटे लिखें कि आपके मसल्स डेवलप हो जाए। तो जब आपको लिखने का मौका मिले तो आप सोचने से ही पहले आपको जो है, जिस तरह से सबकॉन्शियसली आपकी होनी चाहिए चीज़ें। मिसाल के तौर पे आप जब ड्राइविंग शुरू में सीख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, तो बड़ा सोच के ड्राइविंग गाड़ी को ड्राइव करते हैं कि कहीं लग ना जाए, कुछ ना हो जाए। और जब आपको ड्राइविंग आ चुकी होती है तो आप बड़े इत्मीनान से फ़ोन पे बात भी करते हैं और सारा कुछ करते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ भी आते रहते हैं। आप ड्राइविंग को करते रहते हैं सबकॉन्शियसली, क्योंकि वो आपकी एक वजूद का, आपके सबकॉन्शियस का हिस्सा बन चुकी होती है। बिल्कुल इसी तरह कि जो आपने वर्ड्स को लिखा हुआ होता है उसमें आप इतनी स्पीड से आप लिखते हैं कि क्योंकि वो आपको सबकॉन्शियसली वो चीज़ें याद होती हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होना पड़ता। अगर आपको सवालों के जवाब, अगर आपने इतनी प्रैक्टिस उस पर कर ली है, तो उसके ऊपर आपकी बहुत ज़्यादा कमांड होगी। एक और जो चीज़ मेरे जहन में आ गई है जो इमैच्योर लोग करते हैं, वो ये है, डोंट ट्राई टू प्रूव योर नॉलेज टू योर अदर कलीग्स और फ्रेंड्स, और उनके साथ बहस ना करें कि लॉ यूं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, यूं नहीं है। उससे कहो कि लॉ में ये लिखा है, मानना तो ठीक है, नहीं मानना तो अस्सलाम वालेकुम, या मुझे कोई इन राइटिंग प्रूफ दिखा दो। लंबी 2-4 घंटे की बहसें मत करें। इट विल डिस्ट्रॉय योर डे और वीक, योर ईयर। कुछ भी आपका नुकसान हो वो इररिपेरेबल हो सकता है, जो नाकाबिल तलाफ़ी होगा। वक्त जो है बहुत ज़्यादा कीमती है, तो बहस ना करें, किसी को प्रूव ना करें यू आर द ग्रेट वन और वगैरह वगैरह। प्रोफेशनल लॉयर्स इस तरह से नहीं करते। जिस तरह से मैंने आपको बताया, लॉयर बनना बहुत ज़रूरी है जुडिशरी के एग्ज़ाम्स के लिए। तो किसी को प्रूव मत करें कि आप क्या हैं, आपका रिजल्ट्स में आना चाहिए। डोंट गिव एडवाइस एनीबॉडी अनलेस यू आर पेड फॉर या अनलेस यू आर आस्क्ड फॉर। जब तक कोई आपसे कोई मांगता नहीं है कोई एडवाइस, उसको आप फ्री में ना दें, क्योंकि उसकी कोई कदर नहीं होती। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इस पर आप कमेंट करें। अगर लाइक किया, आपको पसंद आया तो इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, समझते हैं मैं बता सकता हूँ, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर मेरी कोई इस तरह की इस्तात हुई तो मैं उसका जवाब ज़रूर लिखूँगा। थैंक यू सो मच।